हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि रिसेंटली यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, या उसको मैं स्टूडेंट भी कहूँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गाइडेंस उसने मुझसे भी ली थी। उसने रिसेंटली जेके एसएसबी के 3 मेजर एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। अगर हम उन एग्जाम्स की बात करेंगे, जेके पी एस आई सबसे पहले 102 मार्क्स थे उसमें। ऐसे ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उसमें भी 90.75 मार्क्स थे उसके। इसी तरीके से वीएलडब्ल्यू भी उसने क्रैक किया है, और जो रिसेंटली उसने वेटनरी असिस्टेंट जो है उसका भी एग्जाम दिया है, उसमें भी उसके अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आज हम उसी के साथ बात करेंगे, उसी के साथ उसकी जर्नी के रिगार्डिंग, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, उसने कौन कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए थे, तो उसी के बारे में आज हम उसके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले शमीम अहमद पीर साहब के साथ ये इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको कंग्रेचुलेशन कि आपने 3 मेजर एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। तो आपका नाम और आपका बैकग्राउंड। जी, मेरा नाम शमीम मोहम्मद मसूदी, मैं सनमुला तहसील बलगाम से बिलोंग करता हूँ। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी है एमएससी ज़ूलॉजी। 2015 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद एमएससी परस्यू किया। तो 2017 में मेरी पीजी कंप्लीट हुई डिग्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग कंटिन्यूसली अपडेट्स मिलती रहेंगी और साथ साथ में क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। तो शमीम साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने कब स्टार्ट किया था इन एग्जाम्स के लिए पढ़ना, प्रिपरेशन आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जी देखिए, सबसे पहले आई थिंक जो मैंने मेजर एग्जाम के लिए स्टार्ट किया, सीरियस हुआ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो था जेके बैंक 2019 में। हाँ, दिसंबर की जनवरी में आई थी ये नोटिफिकेशन। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि चले इसके लिए हम हार्ड वर्क स्टार्ट करते हैं, इसके लिए ट्राई करते हैं। फिर 1-2 महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई की, तब तक एग्जाम्स भी आए। तो माशाल्लाह एग्जाम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए थे। एग्जाम्स, दोनों एग्जाम्स, पीओ बीए बैंकिंग एस्टेट का दिया था पहले, तो उसके बाद पीओ प्रीलिम्स दिया था। तो उसके बाद रिजल्ट आया था पीओ प्रीलिम्स का, तो वो हो गया था, मेंस के लिए हो गया था क्वालिफाई। फिर मेंस भी दिया, तो बट उसमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हो गई, तो दोनों एग्जाम स्क्रैप हो गए। अब आप मुझे ये बताइए, जब वो एग्जाम्स स्क्रैप हुए थे तो आपको उस वक्त क्या फील हुआ था? डिमोटिवेशन हुई थी, बट मन में यही था कि अब छोड़ना नहीं है। अब जब निकले हैं ये जॉब जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब अगर ये आधे में छोड़ेंगे तो नुकसान तो खुद का ही होना था। तो इसलिए मोटिवेशन भी थी अपनी जगह कि कभी कभी ना कभी तो एग्जाम तो होगा ही। फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक वेट, मार्च मार्च तक शायद, आई थिंक वेट करना पड़ा एग्जाम्स के लिए। तो फिर से मैं अपीयर हुआ दोनों एग्जाम्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीओ का प्रीलिम्स भी हो गया था, मेंस भी हो गया। तो फिर मैं इंटरव्यू में ड्रॉप आउट हो गया। बट पता नहीं क्या बदकिस्मती थी, तो बीए में क्वालिफाई नहीं कर सका उस टाइम। इंटरव्यू से ड्रॉप होना ये एक बुरी बात है, तो आपको उस वक्त काफ़ी बुरा फील हुआ होगा। तो उसके बाद आप बताइए कि आपने फिर उसके बाद क्या किया, किस एग्ज़ाम के लिए आपने फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की? हाँ, तो डिमोटिवेशन तो आई थी इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद, इंटरव्यू में ड्रॉप हो जाना। तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेटिंग था वो टाइम। बट उस टाइम तक निकली थी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, 2020 में निकली थी उसकी ये नोटिफिकेशन। तो फिर स्टार्ट किया फाइनेंस के लिए स्टडी करनी स्टार्ट की। तो उसमें भी 1 साल लगा। फिर कोविड के चक्कर में वो भी डिले होता रहा एग्ज़ाम। फिर एट द एंड आई थिंक 6 मार्च 2022 को हमारा एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही पेपर हुआ था। तो रैंक उतनी अच्छी खासी नहीं आई थी, बट सिलेक्शन हुई थी उसमें। तो उसके बाद आप खुद ही जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। उतने में ही फिर 27 मार्च 2022 को हम जेके पी एस आई एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हुए। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ठीक ठाक पॉइंट्स आए थे, 104 बन रहे थे मेरे। तो आई थॉट दैट कि उस टाइम तो सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह कि पीईटी के लिए बुलाएंगे। फिर उसके बाद मैं पीईटी के लिए प्रिपेयर स्टार्ट करने लगा। 1 महीने तक। फिर जब रिजल्ट आया फाइनेंस का, तो उसमें सिलेक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बट मैं पीईटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। जब फिजिकल जेकेपीएसआई का ये रिजल्ट निकला, तो उसमें ह्यू एंड क्राई हुआ। फिर आप लोग सब लोगों को पता ही है फिर क्या हुआ दोनों एग्जाम्स के साथ। तो मैं यहाँ से ये समझूं कि बैड लक आपके पीछे पीछे आ रहा था, आप एग्जाम्स क्वालिफाई करते जा रहे थे लेकिन सामने से वो स्क्रैप होते जा रहे थे। तो कैसा टाइम था वो आपके लिए? जी जी, बैड लक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये वाले एग्जाम स्क्रैप हो रहे थे। बट इस बीच में मैंने ये भी दिया था, क्लास 4 का एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रैंक 83rd थी मेरी जेएंडके में। तो सोचा था चलो कुछ टाइम के लिए यही ज्वाइन करते हैं, फाइनेंशियली इंसान स्टेबल हो जाएगा। एट द एंड हम सब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। तो बट उसमें भी उनका क्राइटेरिया निकला, फिर आप ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल नहीं हो। फिर वहाँ से भी कंडीशन हमें ये वापस लेना पड़ा। तो उसमें भी फिर सिलेक्शन नहीं हुई। तो काफ़ी डिमोटिवेटिंग था उसके बाद। काफ़ी डिमोटिवेटिंग था टाइम, 5-6 महीने। तो बट साथ साथ में प्रेपरेशन मैंने कंटिन्यू रखी कि चलो आज एग्ज़ाम स्क्रैप होता है, कल तो हो जाएंगे एग्ज़ाम्स। तो अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान तो खुद का ही होता है इंसान को। तो आपने सुना ही होगा, टाइम वेट्स फॉर नन। तो मैं भी वही कर रहा था कि चले एक साइड से अगर स्क्रैप होते जाएंगे एग्ज़ाम से, हम अपीयर होते रहेंगे, तो एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह ये कोई ना कोई एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा।
आप मुझे ये बताइए, इस बीच में आपने कोई और एग्जाम भी दिया था क्या? हाँ, इस बीच में मैंने एक दफ़ा आरआरबी पीओ के लिए इंटर में अपीयर हुआ था प्रीलिम्स के लिए, तो बट हमारे यहाँ हमारे एरिया में ये नेटवर्क इशू हो गया था, तो फिर उसका पता ही नहीं चला। फिर मुझे अक्टूबर में मई में आई थिंक जुलाई अगस्त में मैंने दिया था ये आरआरबी पीओ का ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो उसके बाद हालात ख़राब हो गए तो नेटवर्क नहीं था। तो अक्टूबर में मुझे पता चला कि ये हुआ था, मेंस के लिए मुझे अपीयर होना था, तो बट तब तक तो मेंस का डेट निकल चुका था। तो कह सकते हैं उसका भी बैड लक ही कह सकते हैं कि उस टाइम नेटवर्क स्टेबल नहीं था हमारे यहाँ। तो जब ये एग्जाम स्क्रैप हुए तो उसके बाद आपने क्या किया? आपने मतलब आप ये जाहिर सी बात है, हर कोई डिमोटिवेट होता है कि इतनी मेहनत की होती है, एग्जाम क्वालिफाई किया होता है, फिर उसके बाद स्क्रैप हो जाना, इंसान जाहिर सी बात है डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपने कभी ये सोचा कि मैं क्वाइट करूं? देखिए, अगर मैं बोलूँ तो क्विट करना कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने अगस्त में शायद लास्ट ईयर अगस्त में नोटिफ़िकेशन आई थी कि हम सबसे पहले जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उसके बाद फाइनेंस का। तो कहीं न कहीं ये मोटिवेशन थी कि अब आ रहे हैं एग्ज़ाम, अब अगर एक बार स्क्रैप हुआ दूसरी दफ़ा नहीं होगा। तो आई थिंक दिसंबर में हो गए थे, जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम्स हो गए थे। तो 7 या 8 दिसंबर को फिर से जजमेंट एक आई थी। मेरा दूसरे दिन एग्ज़ाम था। 10 की 11 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था जेकेपीएसआई का। तो शायद 8th या 7th को जजमेंट एक आई थी कि पूरा फिर से क्वैश कर दो। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी, मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। तो मैंने सोचा चलो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबके साथ होगा, वो मेरे साथ भी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ठीक-ठाक पॉइंट्स आए थे, 106 बन रहे थे मेरे। तो फिर मैंने फाइनेंस के लिए भी एक साइड से स्टार्ट किया था मैंने। उसके लिए भी मैंने सोचा था कि उसका भी एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो ऐसे ही वक़्त निकलता गया, हम एग्ज़ाम्स देते गए फिर आपको पता ही है आगे-आगे क्या हुआ। आप मुझे ये बताइए, जब जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ था, फिर फाइनेंस के बीच में एक साल का गैप रहा था, तो उस एक साल में आपने उस एक साल में क्या किया फिर? जी देखिए, मैंने जेकेपीएससी का एग्ज़ाम तो दिया था मैंने, बट फाइनेंस का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था मुझे, क्योंकि कोर्ट के चक्कर में पड़ा था ये। तो इसलिए मैंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स सिविल सर्विस। फिर मैंने केएस की तैयारी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी प्री हो गया है मेरा। तो अब मेंस के लिए अपीयर होना है। बट जब लास्ट टाइम ये नवंबर में रिजल्ट निकला तो काफ़ी खुशी हुई उस टाइम। चले कोई ना कोई रिजल्ट तो आ रहा है सामने। तो उसके बाद मैंने पीईटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की अच्छे से, 1 डेढ़ महीने तक मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट लास्ट आई विल से कि एक ना एक लिस्ट में नाम आ ही गया। अगर हम वीआरडब्ल्यू की बात करेंगे, जैसा कि मुझे पता है, जो वीआरडब्ल्यू का एग्जाम था वो शायद जिन दिनों आपकी पीटी चल रही थी उन्हीं दिनों शायद वीआरडब्ल्यू का एग्जाम भी था। तो आपने उसको कोप अप कैसे किया? हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं सुबह आई विल से कि मैं जल्दी उठता था मॉर्निंग में 7-8 बजे के करीब विंटर्स में। तो मैं पहले फिजिकल के लिए जाता था, 1-2 घंटे मैं स्पेंड करता था ग्राउंड में। तो उसके बाद आता था वीआरडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि पता था मतलब इंसान को उतना भरोसा नहीं होता कि होगा नहीं होगा। तो बैक ऑफ द माइंड मुझे ये था कि प्लान बी में मुझे वीआरडब्ल्यू को उसको साथ में लेके चलना ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पेपर ठीक ठाक हुआ, तो उसमें भी रैंक काफ़ी अच्छी है। तो बट फिर एट लास्ट जब मेरा पीईटी क्वालिफाई हुआ तो फिर मैं डीवी के लिए अपीयर नहीं हुआ वीआरडब्ल्यू को। तो इस तरह मतलब मैंने वो एक किस्म से स्किप ही किया उसकी डीवी की, मैंने स्किप ही की वीआरडब्ल्यू की। तो उसके बाद फाइनेंस का एग्जाम आपने दिया, फाइनेंस में आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? जी मेरे इस टाइम 90 बन रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रैंक उसमें भी आती है, सिलेक्शन होगी। बट आई थिंक मैं वो भी स्किप करूँगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल जॉइन जेकेपीएसआई। तो अब डीवी करके किसी और का हक छीनना गलत बात है, मुझे लगता है गलत बात है। तो आई आई नो कि मैंने स्ट्रगल किया है, तो मेरे साथ बहुत सारों ने स्ट्रगल ऐसे ही किया है। तो अब मुझे अल्लाह ने एक कसम से कह सकते हैं कि एक जॉब दी है। तो मैं आई डोंट थिंक इट इज़ फीजिबल फॉर मी टू अपीयर फॉर अनदर डीवी। तो वैसे भी स्किप ही करनी है मुझे वो। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, सबका यही सवाल होता है कि प्रिपरेशन वो कैसे करनी होती है, स्ट्रेटजी क्या रखनी होती है। आप मुझे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आप कैसे पढ़ रहे थे? हाँ जी, देखिए मैं आपको बोलूँगा कि हर किसी को अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर किसी की अलग होती है, मेरी भी अपनी जगह अलग थी। बट मैं कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी अगर मैं दूसरों के साथ कंपेयर करूँगा तो बहुत सिम एज़ कम्पेयर टू देम मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैंने हमेशा से लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखे हैं अपने लिए। और मेन चीज़ है कि रिवाइज़, मैं कहूँगा कि रिवाइज़ जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना कम है। 10 बार, 15 बार, 20 बार भी तक अगर आप रिवाइज़ करेंगे वो भी कम है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप रिसोर्सेज़ कम रखेंगे बट रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा ही, डेफ़िनिटली हो जाएगा। तो अब अगर हम बुक्स की बात करेंगे, आप मुझे ये बताओ, आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते थे? पहले हम जो इंडियन जनरल नॉलेज है उसकी बात करेंगे, उसके लिए आप कौन से रिसोर्सेज यूज करते थे? हाँ जी, देखिए मैं आपको बोलूँगा मेरी ये बुक्स ना बहुत सिंपल रखे हैं मैंने, बहुत लिमिटेड रखी हैं। तो जीएस के लिए मैं ज़्यादा से ये कंसल्ट करता था। 9th क्लास की आती है एनसीईआरटी जियोग्राफी आती है। तो उसमें आपके 5-6 ऑलमोस्ट 5-6 टॉपिक्स कवर होते हैं। तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। तो मैं वही फॉलो करता था, उससे मतलब बाहर मैं नहीं जाता था कभी। तो और जो बाकी बचे टॉपिक्स है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऑल
दैट। उसके लिए मैं ये तरुण गोयल मैंने लाई थी बुक एक जनरल नॉलेज, तो उसको मैं कंसल्ट करता था। बट मैं रिवाइज मैंने बहुत बार किया है, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैंने रिवाइज की है, एक ही बुक रिवाइज की है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इससे हेल्प मिलती है इंसान को, कि अगर आप 10 बुक से एक बार रिवाइज करने से बेहतर है कि आप एक ही बुक 10 बार रिवाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। क्यों नहीं हो, ये इतना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करना, बस स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब अगर हम जो जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज है उसके लिए आप अपना सोर्स बताइए कि आपने वो कहाँ से पढ़ा था, और जहाँ से आपने पढ़ा था वहाँ से आपको जो फिर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते थे वो वहाँ से आते थे या नहीं। हाँ जी, मैं आपको एक बात बोलता चलूँ कि 2020 में मैंने लाई थी ये खलील पब्लिकेशंस की ज़ुहूर मीर की बुक एक आती है जम्मू एंड कश्मीर, वो मैं फॉलो करता था अच्छे से, मैंने पढ़ी है वो 5-6 बार। तो उसके बाद आपके चैनल पे आके मैं एमसीक्यूज़ देता था, वो उससे बहुत हेल्प मिलती थी मुझे, ऑलमोस्ट 90-95% एमसीक्यूज़ में निकाल लेता था हर बार। तो आई थिंक ये ज़ुहूर मीर काफ़ी है जेएंडके की हिस्ट्री के रिलेटेड। तो अब अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर के लिए आपने कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया था। देखिए कंप्यूटर, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कंप्यूटर में अगर आप आई थिंक जेएंडके में आप किसी से भी पूछेंगे कि कंप्यूटर को आप कहाँ से फॉलो करते हैं, वो बोलेंगे कि एरे हिंद की एक बुक आती है कम्पिटेटिव एग्जाम्स को नाम करके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। वैसे ही मैंने भी फॉलो किया उसी को। तो हाँ, जब भी मैं आपके चैनल पे आता था एमसीक्यूज के लिए, तो आई थिंक मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स सारे क्वेश्चंस निकलते थे आपके चैनल से। अब अगर हम साइंस की बात करेंगे, आप साइंस का सोर्स बताइए, क्योंकि आपको बहुत बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे, आपकी वजह से किसी को अगर हेल्प मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छी बात है, तो वो उसके स्वाब आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे। तो आप साइंस का सोर्स अपना बताइए। देखिए साइंस की बात मैं एक ही बात बोलूंगा कि साइंस का सिलेबस हमेशा ऑलमोस्ट सेम होता है हर एग्जाम के लिए। तो अगर आप अच्छे से देखेंगे 9th और 10th का जो साइंस है, जो एनसीईआरटी की बुक आती है, यहाँ पर रेफरेंस कंसल्ट कीजिए, तो पूरा पेपर उसी से आ जाता है। तो आई डोंट थिंक कि इंसान को उससे बाहर निकलना चाहिए। आप स्टिक करें 9th और 10th साइंस को, बेसिक बेसिक पढ़ें अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर करें। आई थिंक यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स। क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत बार, जितने भी मैंने एग्जाम्स देखे हैं, मैंने देखा कि 9th 10th जो भी टेक्स्ट में मैंने कंसल्ट किया टेक्स्ट, सारे क्वेश्चन मुझे टेक्स्ट में से निकल रहे हैं। तो फायदा नहीं है कि आप शिफ्ट करेंगे किसी और सोर्स की तरफ। आई थिंक 9th और 10th साइंस दे आर मोर देन इनफ फॉर दिस साइंस सिलेबस। अब अगर हम रीजनिंग और मैथ्स की बात करेंगे, आप उसका सोर्स बताओ कि आप कहाँ से रीजनिंग और मैथ्स पढ़ रहे थे। तो देखिए मैं रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको बोलूँगा कि आपको याद ही होगा जब मैं आपके घर आता था रीजनिंग पढ़ने, तो आपकी वजह से आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि बिकॉज ऑफ यू मेरी रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। तो आई थिंक 90 to 95% क्वेश्चन जो भी रीजनिंग में आते हैं एग्जाम्स में, मुझे ठीक ही होते हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपने भी मेहनत की मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने रीजनिंग और मैथ्स के लिए। तो ये सबको कहना चाहता हूँ कि जो जावेद सर हैं, इनकी वजह से रीजनिंग और मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। आप लास्ट पे इंग्लिश के लिए कोई बुक सजेस्ट करें, इंग्लिश के लिए आपने कहाँ से पढ़ा था। देखिए ऑनेस्टली अगर मैं आपको कहूँगा, मेरी बेसिक इंग्लिश ठीक है, तो मुझे इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कहीं से। फिर भी अगर मुझे रिकमेंड करना होगा, तो रेन एंड मार्टिन आती है बुक एक इंग्लिश ग्रामर की, तो अगर आप वो कंसल्ट करेंगे उससे बहुत हेल्प मिल सकती है आपको। एट लास्ट उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज जो बार बार किसी एग्जाम्स में आप देखते हैं कि सारे बच्चे फार्मर्स लिमिटेड होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती है, तो सारे जाहिर सी बात है सारे बच्चों को यहाँ से जॉब नहीं मिलेगी। तो जो बच्चे कुछ पॉइंट से रहते हैं 0.25 0.5 0.75, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है, और जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं JK SSB या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी। जी देखिए जावेद साहब, मैं आपको एक बात बोलूँगा, जहाँ तक मैंने देखा है कि हर एग्ज़ाम में कम से कम 3000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन सेम ही होती है, बट पोस्ट 500 600, फॉर एग्जांपल हम फाइनेंस की बात करेंगे 972 थे, तो 3000 स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन सेम होती है। बस मैटर करता है आपका अप्रोच कैसा रहेगा एग्जाम में, आप कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे एग्जाम के टाइम पे, वो 2 घंटे आप कैसे स्पेंड करेंगे, आप हैंडल कैसे करेंगे पेपर को। तो अगर आप वो वाला एग्जाम प्रेशर आप हैंडल कर पाएंगे, तो इंशाल्लाह आई थिंक आपकी आप क्वालिफाई कर सकें एग्ज़ाम। आई थिंक आप ये हो जाएगा ये क्वालिफाई। तो मैं कहूँगा कि अप्रोच ठीक होना चाहिए आपका एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। तो भरोसा रखना है अपने आप पे, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। तो अगर आप मॉक्स देते हैं, जो भी आप प्रेशर मतलब एग्ज़ाम प्रेशर क्रिएट करिए आप अपने मॉक्स के दौरान, उसको हैंडल करना सीखें आप, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी मैं सबसे यही कहूँगा कि ये जो हमारी क्रीम लेयर थी 2-3 साल से, हम स्टूडेंट जो थे टॉप पे थे, वो आप निकल रहे हैं। अब इंशाल्लाह आपका भी टाइम आएगा। आज हमारा टाइम था, हमारी सिलेक्शन हुई, अल्लाह करे इंशाल्लाह आपकी भी सिलेक्शन हो जाएगी कल। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर बेसिक्स। हिम्मत नहीं हारनी है, आपको मेहनत करनी है। कोई ना कोई एग्जाम इंशाल्लाह आप क्रैक कर ही दोगे। आपका फर्दर प्रोग्राम क्या है, कोई और एग्जाम भी देना है, कंटिन्यूसली एग्जाम्स देने, क्रैक एग्जाम्स को बार बार क्रैक करना है, क्या प्लान है अब आप। हाँ जी, मेरे एग्जाम्स 2-3 आ रहे हैं, तो अभी मार्च में आ रहे हैं। आई थिंक अगर मैं ज्वाइनिंग अगर तब तक नहीं हुई थी JKPSI की, तो आई विल डेफिनेटली अपीयर इन देम। बट मैं इसी चीज़ के साथ साथ आपको ये भी कहूँगा कि
जी, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मेरे मार्च में। आई थिंक मैं वो स्किप करूँगा। तो मेरा मेंस आ रहा है, केएस का मेंस आ रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, फ्री हो गया था। तो अब मेंस, आप भी मेरे लिए दुआ करें, आपके स्टूडेंट्स भी मेरे लिए दुआ करेंगे। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूँगा, और मैं आपके स्टूडेंट से वो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करवाएँ, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। आई नो जावेद सर इज़ अ जेन्युइन पर्सन, तो इनसे आपको हेल्प ही मिलेगी। तो आई थिंक ये आपको शेयर करना चाहिए, आपके स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहिए। ये सदके जारिया में आ जाता है, ये चीज़ें सदके जारिया में आती है। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा स्टूडेंट्स को कि डू फॉलो जावेद सर, कि बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। बहुत अच्छे एमसीक्यूज आते हैं। कि कल मैं चेक कर रहा था, वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम आ रहा था, आपके चैनल से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे कि आप जो डायरेक्टली पढ़ाए थे। तो आई थिंक हेल्प ही होती है स्टूडेंट्स को, तो इनको इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए कि अगर किसी दूसरे की हेल्प हो जाएगी तो उससे दुआ ही मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, वंस मोर मैं शमीम साहब जो है इसको मैं वंस मोर कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं कि इसने काफ़ी हार्डशिप के बाद इसने इसका जो एम था फाइनली उसको वो मिल गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।